हेलो फ्रेंड्स, एवं पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीछे मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के बहुत सारे वीडियोज़ प्रोवाइड कराए हुए थे। मैंने बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट बना रखे थे, जिसमें कि कुछ वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस कर रखा हुआ है। ठीक, तो बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के 4 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म किया हुआ है। उसको फॉर्म करने के बाद उसका सॉल्यूशन किया हुआ है। सॉल्यूशन करने के बाद एनर्जी कैसे निकालते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसके बाद एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे बोर्ड पर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड मोशन। ठीक, तो इससे पहले जब हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन एज्यूम किया हुआ था तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। किस चीज़ को निगलेक्ट किया था? जैसे कि वहाँ पे डिसिपेटिंग फोर्सेस को मैंने निगलेक्ट कर दिया था। डिसिपेटिंग फोर्सेस क्या होते हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पे चलता हूँ। मैं एक नाम ले रहा हूँ, क्या, डिसिपेटिंग फोर्सेस। ठीक, डिसिपेटिंग फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कि हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में माना हुआ है कि जब हमारा कोई भी ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है तो उस दौरान उस पर कोई भी ऐसा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है जो उसके ऑसिलेशन या उसके एम्पलीट्यूड को कम करे। ठीक, एम्पलीट्यूड को कम करे या ये कह सकते हैं कि उसके ऑसिलेशन को सीज करे। ऐसा कोई भी फोर्स हम लोगों ने एज्यूम किया ही नहीं था। ठीक, मतलब जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेव फॉर्म आ रहा था वो लगभग ऐसा आया था जिसमें एम्पलीट्यूड हर जगह बराबर थी। ठीक, एक्चुअल केस में क्या होता है? एक्चुअल केस में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि कोई भी हम लोग सिंपल पेंडुलम का ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अगर हम सिंपल पेंडुलम को एक बार ऑसिलेट करके छोड़ दें तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा टाइम के साथ, और एक समय ऐसा आएगा जब उसका जो ऑसिलेशन है पूरी तरह से सीज हो जाएगा। मतलब उसके लिए जो हमारा वेव फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर कम होते 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 फाइनली ये सीज हो जाएगा। ठीक, तीसरा केस बनता है जिसमें हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जितने पर साइकिल में जितनी एनर्जी हमारी कम हो रही है उतनी एनर्जी अगर हम एक्सटर्नल किसी भी एजेंसी से इसको प्रोवाइड करा दिया जाए, तो अगर प्रोवाइड कराते चले जाएँ तो इसका जो एम्पलीट्यूड वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो अभी इसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ रखा है। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हमारा क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, अब डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड मोशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। डैम्प्ड मोशन में क्या क्या एज्यूम किया जाएगा अब, तो सीधे सिंपल सी बात है कि जो हमारा फोर्स था सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो तो एज्यूम होगा ही होगा। ठीक, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा था वो होगा ही होगा, और रिजल्टेंट फोर्स के साथ साथ जो हमारा उसमें एक फोर्स लग रहा था रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी हमारा लगेगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स के साथ ही हमारा डैम्प्ड फोर्स लगेगा या डैम्पिंग फोर्स लगेगा कह सकते हैं, जिसको हम लोग डिसिपेटिंग फोर्सेस भी बोलते हैं। ये क्यों लगता है, थोड़ा सा रीजन यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ये क्यों लगता है, रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है कि हम किसी बॉडी को ऑसिलेट करा कर छोड़ दें, वो कंटिन्यूस ऑसिलेट करता रहे और उसके एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज ना हो, यानी कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज करे ही ना करे। ठीक, तो इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि जैसे हमने किसी सिंपल पेंडुलम को ही लिया और सिंपल पेंडुलम को मैं ऑसिलेट करा के छोड़ दिया। ठीक, तो इसमें 2-3 केसेस बनते हैं। जैसे कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी स्टिफनेस या फिर बिल्कुल वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, तो एग्जैक्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हमको नहीं मिलती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एयर का फ्रिक्शन है सबसे खास फैक्टर। ठीक, जो सबसे ज़्यादा उसके ऑसिलेशन को सीज करता है उसमें किसका रोल है, एयर के फ्रिक्शन का। तो कई बार पूछा जाता है कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम का बॉब है उसको स्फेरिकल ही क्यों बनाया गया, तो स्फेरिकल बनाया जाने का भी रीज़न यही है कि वहाँ पे एयर का फ्रिक्शन मिनिमम से मिनिमम हो। अगर हम लोग उसको किसी और शेप में बनाते तो शायद उस पर एयर का फ्रिक्शन ज़्यादा होता। ठीक, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको स्फेरिकल शेप देते हैं। इसी तरह से एक दूसरा नाम आता है फ्रिक्शनल फोर्स का। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एयर का फ्रिक्शन है। दूसरी बात, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आप घरों में फ़ैन चलते हैं, तो फैन में जब तक हम एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि आप मेंस से हम सप्लाई देते रहते हैं तब तक तो वो फैन एक फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ चलता रहता है, या कह सकते हैं कि उसका जो फ्रीक्वेंसी वो फिक्स रहता है। ठीक, जैसे लाइट ऑफ होती है या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऑफ होती है, तो उसके बाद कुछ देर फैन चलने के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है?
फैन के अंदर जो बॉल बेयरिंग्स लगी होती हैं, कई फैंस में बॉल बेयरिंग्स लगते हैं, कई फैंस में बुश लगा होता है, ठीक। तो दोनों में ही फ्रिक्शन होता है। बॉल बेयरिंग्स में फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है बुश के कंपैरिजन में, बुश में फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फ्रिक्शन होता है, ये कंफर्म है। दूसरी बात, जो फैन की ब्लेड्स हैं वो एयर को अपोज कर रही होती है, जिसके कारण हवा नीचे की तरफ आती है, यानी कि एयर को सप्रेस करते हैं तो हवा नीचे की तरफ आती है। अब ये जो एयर को सप्रेस कर रहा था, तो जब तक उसके पास पावर था तब तक तो सप्रेस कर रहा था, लेकिन अब जब पावर उसके पास नहीं रहा तो एयर उसके विंग्स को भी क्या करेंगी, सप्रेस करेंगी। तो इस केस में क्या है, एयर का फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है और उसके साथ बॉल बेयरिंग या बुश का फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। अब दोनों फ्रिक्शन एक साथ काम कर रहे हैं तो ये क्या है, ये इसके रोटेशन को सीज करते चले जाएंगे, यानी जो उसको घूमने की स्पीड है उसको कम करते चले जाएंगे। और कम करते चले जाने के बाद क्या है, लास्ट में एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह से रुक जाएगा, ठीक। तो इसी तरह के ऑसिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, कहीं पर भी अगर किसी भी ऑसिलेशन में फ्रिक्शनल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं या अदर ऐसे फोर्सेस हैं जो कि उसके ऑसिलेशन को सीज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात हो गई। डैम्प्ड ऑसिलेशन के सिंपल हार्मोनिक, जैसे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया हुआ था मोशन के लिए, वैसे ही डैम्प्ड ऑसिलेशन में भी हम लोग फॉर्म करेंगे। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो कैसे फॉर्म करेंगे, तो देखिए कहीं पर भी जब फोर्स लग रहा होता है तो उसमें 3 फोर्सेस लगते हैं जनरली, ठीक। तो मैंने पहले बताया कि रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, मैं इसको अलग अलग करके लिखता चला जा रहा हूँ। एफ रीस्टोरिंग, एफ रीस्टोरिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है। ये निगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर ले आता है, जिसको मैं मान लेता हूँ क्या, आर, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। और ये निगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब क्या है कि इसको मैं आर मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड को आर ना लेकर के, चूँकि मुझे आर कुछ और भी लेना पड़ेगा आगे चल के, तो मैं एम्पलीट्यूड को साई मान लेता हूँ। तो इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, मैं सीधे आर ना लिख करके क्या कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड को साई मान लेता हूँ, तो माइनस ऑफ साई लिख देता हूँ। ये जानते रहिएगा एफ रीस्टोरिंग माइनस ऑफ साई के बराबर क्यों हम लोग लिखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सिंपल पेंडुलम में, पीछे अगर वीडियोज आप लोग देख लेंगे अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले, तो आपको समझ में आ जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है, जब हमारा बॉडी इधर ऑसिलेट कर रहा होगा उस केस में रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ होगा, ड्यू टू ग्रेविटी रीस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है, यानी कि जस्ट इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, या कह सकते हैं कि इसके डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी नहीं कह सकते, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए इसी में दूसरा फोर्स जो लगता है, अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया मैंने तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, माइनस ऑफ के साई, ठीक। जहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या कई जगहों पे इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बुलाता है जब स्प्रिंग के साथ मोशन हो रहा है तो, ठीक। दूसरा जो फोर्स होता है वो फोर्स हो जाएगा हमारा क्या, डैम्पिंग फोर्स, एफ डैम्पिंग, ठीक। एफ डैम्पिंग किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो देखिए जब कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो जितना फास्ट वो बॉडी मूव कर रही होगी जस्ट उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, यानी कि बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डैम्पिंग फोर्सेस, ठीक। अब वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जनरली, डी साई बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी मैंने निगेटिव साइन लगा रखा है। निगेटिव साइन क्यों लगाया, नेगेटिव से आने का मेन रीज़न होता है यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्सेस होते हैं उनका डायरेक्शन जस्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे, या वैसे ही आप लोग जूम कर लीजिए, कोई भी बॉडी आगे तरफ मूव कर रही है उस पर हवा का फ्रिक्शन लगा, तो हवा का फ्रिक्शन क्या होगा, इसके जस्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो इसमें अभी माइनस साइन मैंने लगा रखा है, ठीक। अब ये जो दो फोर्सेस हैं इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ, एफ डैम्पिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर डी साई बाई डी टी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो आर है क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको डैम्पिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक, या डैम्पिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये दो इक्वेशन हमको मिल गए, दो फोर्सेस जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोगों ने अपने देखा होगा पीछे जब सिंपल हार्मोनिक पढ़ रहे थे तो ये वाला नहीं था, सिर्फ ये था, यहीं से आगे बढ़ गए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया था। अब क्या है, दो फोर्सेस मिल गए, रिस्टोरिंग फोर्स भी है, डैम्पिंग फोर्स भी है, इन दोनों को ऐड करेंगे और यही फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक। तो जो हमारा
बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ रीस्टोरिंग प्लस एफ डैम्पिंग। ठीक, अब एफ रीस्टोरिंग की वैल्यू कितनी होती है और एफ डैम्पिंग की वैल्यू, तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट एफ नेट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हम लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि जो एफ नेट होता है ये होता है एम डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे डी स्क्वायर साई बाई डी टी क्या है, ये एक्सीलरेशन है। एफ इज इक्वल टू एम ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक, एम ए जी टी लिखा मैंने, मास ऑफ द बॉडी, इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैंने साई लिया हुआ था, वेलोसिटी डी साई बाई डी टी लिया हुआ था, तो अगर डी साई बाई डी टी को एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर, तो हमारा ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो ये नेट फोर्स हो गया। अब इन सारी वैल्यूज को मैं पहले क्वेश्चन पुट करने जा रहा हूँ, इसको मैं क्वेश्चन और मान लेता हूँ, इसमें पुट करने जा रहा हूँ सॉरी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, माइनस ऑफ के साई माइनस आर डी साई बाई डी टी। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग फिर से अपन एडजस्ट करने जा रहा हूँ, मतलब इसको रीअरेंज करने जा रहा हूँ। रीअरेंज करने पर क्या आएगा, इसको मैं लिखता हूँ एम डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी साई बाई डी टी प्लस के साई इज इक्वल टू 0। ठीक, हमारा ये इक्वेशन आ गया। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और हम लोग चेंज करके लिखें, तो मैं थोड़ा सा पेज शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ और तब मैं नीचे लिखता हूँ। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और चेंज करके लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर प्लस, ये m से डिवाइड कर रहा हूँ पूरे इक्वेशन में मैं, r बाई एम डी साई बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू साई इज इक्वल टू 0। 0 बाई एम 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया डैम्ड मोशन के लिए। ठीक, या कह सकते हैं कि डैम्ड ऑसिलेशन के लिए। डैम्ड ऑसिलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। ठीक, इसी चीज़ को बुक्स में दूसरी तरह से भी लिखा जाता है, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ साई डबल डॉट प्लस आर बाई एम साई डॉट प्लस के बाई एम साई इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में से भी लिखा हुआ है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने पहले वाले में भी जो मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन लिया हुआ था, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में भी डिस्प्लेसमेंट को साई लिया हुआ था। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट को वाई भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, साई भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, कुछ भी लेने का मतलब आप एक नोटेशन ही तो है, चाहे जो प्रेजेंट कर दीजिए। कई बुक्स वाई लेकर के सॉल्व करते हैं, कई बुक्स में एक्स लेकर सॉल्व किया जाता है, कई बुक्स में साई ले लिया गया है। ठीक, तो हम जनरली पहले में साई लिए थे, इसलिए यहाँ पे भी साई ले लिया मैंने। ठीक, आगे चल के हो सकता है हम जेड भी ले लें, फोर्स वाले में चल के जेड ले लेते हैं, ले सकते हैं जो मर्जी वो, साई लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन है जो कि क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। जब इसके आगे बढ़ के हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ा होगा। ठीक, कहाँ पे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स में। ठीक, थ्रू एलसीआर सर्किट में आपको पढ़ाया गया होगा, जहाँ पे देखेंगे तो लगभग सिमिलर इक्वेशंस आपको मिल रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जनरली क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन इसका एज्यूम कर लेंगे। पहले मैंने बता रखा हुआ है, पिछले लेक्चर्स में आप देखेंगे तो बता दिया है मैंने। इसको देखने से पहले आप लोग सिंपल हार्मोनिक वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले को देख लेंगे तो आपका ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि हमको किस स्टेप से आगे बढ़ना है, यानी कि स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का। तो स्टेप वाइज प्रोसेस जब आपको पता चल जाएगा तो इसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं। स्टेप्स बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज है, बट स्टेप्स बिल्कुल सेम है। तो वहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप फार्म किए होंगे तो देखोगे पिछले वाले में ये टर्म सिर्फ नहीं था, बाकी ये दोनों टर्म थे एज इट इज। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन आया हुआ है वो क्या आया हुआ है,
डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एम डी साई बाई डी टी प्लस के बाई एम साई इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन के लिए मैं इसका सॉल्यूशन एक एज्यूम कर लेता हूँ, पहले मैंने बता रखा हुआ है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, लेट इट्स सॉल्यूशन बी साइज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी। ठीक, मैंने एज्यूम कर लिया ई टू द पावर अल्फा टी क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब साइज हमको पता चल गया तो हम लोग निकाल लेंगे क्या, डी साई बाई डी टी। डी साई बाई डी टी कितना आ जाएगा, अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी। ध्यान से देखिए यहाँ पे ई टू द पावर अल्फा टी का ई टू द पावर अल्फा टी एज इट इज आएगा। उसके बाद जब अल्फा टी का करेंगे तो अल्फा सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जब आप निकालेंगे डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। ठीक, ये दो इक्वेशंस मिल गए। तो हमारा सॉल्यूशन ये है जिसको मैं ए मान लेता हूँ। यहाँ से मैंने निकाला है बी और सी, दो चीज़ें। और इन सारे इक्वेशंस को उठा करके ये जो थर्ड नंबर इक्वेशन था इसमें सारी वैल्यूज उठा के पुट में कर दूंगा। ठीक, अब पुट करने पे क्या आएगा हमारा, तो देखिए अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन हम लोगों ने एज्यूम किया, ये वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर ली, ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे यही करना है हमको। मैं क्या लिखूँगा, डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर के जहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी प्लस आर बाई एम डी साई बाई डी टी कितना आया हुआ है, अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी प्लस के बाई एम साई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि आप लोग ई टू द पावर अल्फा टी सब में कॉमन है, तो मैं बाहर कर लेता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा, ई टू द पावर अल्फा टी कॉमन कर लिया मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस आर बाई एम अल्फा प्लस के बाई एम इक्वल टू 0। अब ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे ई टू द पावर अल्फा टी हमारा सॉल्यूशन था, जो मैंने मान रखा है कि हमारा सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन है वो 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो 0 कौन सा होगा, इसका सेकंड पार्ट ये 0 होगा, तभी तो दोनों का मल्टीपल 0 आएगा। तो ये दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, कि जो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस आर बाई एम अल्फा स्क्वायर प्लस आर बाई एम अल्फा प्लस के बाई एम है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक, ये जेड नहीं लिखा हुआ है, इक्वल्स टू है। अब देखिए यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रीधाचार्य फार्मूला का यूज़ करेंगे। श्रीधाचार्य फार्मूला से क्या आता है, जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है कितनी आती है, माइनस बी, बी का मतलब आर बाई एम। ठीक, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू के बाई एम। ठीक, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और, ये आर बाई एम अपान 2a भी होता है, सॉरी अपान 2a, ये मैं भूल गया। ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से देख सकते हैं 2 × 1 है, तो मैं 1 कर लेता हूँ सीधे। अब इस 2 को मैं ऊपर लेकर चलाता हूँ, 2 को ऊपर ले जाने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आर बाई 2m प्लस माइनस स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए 2 बाहर था स्क्वायर रूट से, जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो कितना जाएगा, 4 जाएगा, यानी कि आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर माइनस 4 बाई के अपान m है, और 4 अंदर जा रहा है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा क्या, के बाई एम। ठीक, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा की 2 वैल्यू जाएंगी, एक प्लस साइन के साथ और दूसरा माइनस साइन के साथ। तो मैं इसको अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कर लेता हूँ। जो हमारे पहला वैल्यू आएगा अल्फ़ा 1 वो कितना आ जाएगा, माइनस आर बाई 2m प्लस
स्क्वायर रूट आर स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर माइनस के बाई एम। एक चीज़ और है, अगर मैं इसी को यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है स्क्वायर रूट वाली, इतने को बीटा के बराबर मान लूँ, आर स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर माइनस के बाई एम को मैं बीटा के बराबर मान लूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसी को मैं यहीं पे लिख सकता हूँ इक्वल्स टू माइनस आर बाई 2m प्लस बीटा। ठीक, इसी तरह से अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आर बाई 2m माइनस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर माइनस के बाई एम। या ऐसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, माइनस आर बाई 2m माइनस बीटा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास अल्फ़ा की दो वैल्यूज हैं, जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 आ गई। ठीक, अब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, तो यहीं से हम लोग क्या लिखेंगे, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। ठीक, अब मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे पेज को मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट है हमको। यहाँ से अल्फ़ा की दो वैल्यूज मिल गई। अब मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, देखिए जो हमारा साई आएगा वो कितना आएगा, a1 e टू द पावर अल्फ़ा 1 t प्लस a2 e टू द पावर अल्फ़ा 2 t। ये इस तरह से लिखा जाता है। पीछे आप लोग देखोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो मैंने सिर्फ a e टू द पावर अल्फ़ा t ले रखा था, उसका भी रीजन था। यहाँ पे क्या है, दो पार्ट आ गए, तो दो पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। ठीक, a1 e टू द पावर अल्फ़ा 1 t प्लस a2 e टू द पावर अल्फ़ा 2 t। ठीक, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यूज हमको मिली हुई है। अब हमारा मेन प्रोसेस क्या होगा, a1 a2 को फाइंड आउट करना। ठीक, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ, जो कि हमको क्या मिला हुआ है, डैम्प्ड ऑसिलेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करके क्या करेंगे, a1 a2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। a1 a2 की वैल्यूज मिल जाएगी, उठा के पुट कर देंगे, साई की वैल्यू मिल जाएगी हमको, यानी डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। उसके बाद साई साइड वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, बाकी सारी क्वांटिटी जो भी रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम आज की वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसमें सॉल्यूशन करूँगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसका दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करना, फिर उसका सॉल्यूशन, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे साई से, कि हमको सॉल्यूशन ये मिला हुआ है। सॉल्यूशन से आगे बढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन से आगे बढ़ने में क्या होगा, a1 a2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर वहाँ से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।